पढ़ रहे हैं मई 2023 की मंथली मैगज़ीन में आज इसका जो हम पिलर पढ़ रहे हैं, पिलर संख्या 7वां पढ़ने वाले हैं। और पिलर संख्या 7वें का नाम क्या है, मैं आपको यथाशीघ्र वाले चलता हूँ। इसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा 3 पेरेंट बेबी। 3 पेरेंट बेबी क्या है समझिएगा, क्यों है सुर्खियों में। हाल ही में यूके यूनाइटेड किंगडम में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट यानी एमडीटी प्रक्रिया की सहायता से एक शिशु का जन्म हुआ है। गौरतलब है कि शिशु के जन्म की इस प्रक्रिया में 3 व्यक्तियों, माता पिता और एक महिला दाता के डीएनए का प्रयोग किया गया था। ठीक है, डीएनए का मतलब यहाँ पर क्या है, डीएनए का मतलब है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट प्रक्रिया है, इसके तहत ये 3 व्यक्तियों के सहयोग से 3 पेरेंट बेबी जो हैं डेवलप हुआ है। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट एमडीटी क्या है, सबसे पहले तो इसको समझना होगा। देखिए, एमडीटी के बारे में समझें तो एमडीटी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ की मदद से गर्भधारण हेतु उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ भी एक टेक्निक है, उसके तहत ये एमडीटी प्रक्रिया जो है अपनाई जाती हैं। इसमें माता पिता के जेनेटिक मटेरियल और एक डोनर दाता के माइटोकॉन्ड्रियल मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तकनीक में रोगग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया को स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से बदल दिया जाता है ताकि माइटोकॉन्ड्रियल रोग माता से संतान में हस्तांतरित ट्रांसफ़र ना हो सके। ठीक, इस प्रकार माता से शिशु में माइटोकॉन्ड्रियल रोग के हस्तांतरण को रोका जा सकता है। इसे एमडीटी तकनीक का उपयोग करके आईवीएफ के पहले या उसके बाद रोका जा सकता है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी एमआरटी भी कहा जाता है। साथ ही इन 3 व्यक्तियों के शामिल होने के कारण इसे 3 पेरेंट बेबी के नाम रूप से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल रोग, इसको हम समझते हैं ये क्या रोग हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को मूल रूप से कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार मानव शरीर में कोशिकाओं की कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोशिकाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के तरीके को प्रभावित कर देते हैं। इस तरह ये कोशिका की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन से होने वाले रोगों को माइटोकॉन्ड्रियल रोग कहा जाता है। ठीक, जब माइटोकॉन्ड्रिया दोषपूर्ण होता है तब पर्याप्त ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, तो इससे अंगों के कार्य करने की तरीके जो हैं प्रभावित होते हैं। इससे पूरे शरीर में अनेक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे ब्रेन डैमेज, मस्तिष्क का क्षतिग्रस्त होना, अंग विफलता, मांसपेशियों की क्षति आदि दिखाई देते हैं। न्यूक्लियर डीएनए माता पिता दोनों के पास होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है केवल माता से प्राप्त होता है। अब देखिए, किसी परिवार से माइटोकॉन्ड्रियल वंशानुक्रम समझें तो सबसे पहले यहाँ पर दोषपूर्ण अपरिवर्तित माइटोकॉन्ड्रियल जीन वाली दादी। ठीक, दोषपूर्ण यानी कि उत्परिवर्तित माइटोकॉन्ड्रियल जीन वाली दादी है सपोज दैट, उससे प्रभावित पुत्र पुत्री, अप्रभावित पुत्र और पुत्री इस तरह से पैदा होंगी। देखिए, अब मान लो प्रभावित पुत्र और प्रभावित पुत्री जो हैं, इनका किसी अप्रभावित पुत्र या अप्रभावित मतलब किसी व्यक्ति और अप्रभावित स्त्री के साथ विवाह होता है। सपोज दैट मान लो पुत्र का किसी दूसरे के साथ विवाह होता है, प्रभावित पुत्र का, तो उस प्रभावित पुत्र से जो पैदा होगी वो अप्रभावित रहेगी पुत्री। ठीक है, लेकिन अगर प्रभावित पुत्री का किसी अप्रभावित लड़के के साथ विवाह होता है तो उस प्रभावित पुत्री से पैदा होने वाला जो पुत्र है वो प्रभावित होगा। ठीक, लेकिन जो अप्रभावित हैं, अप्रभावित पुत्री का अप्रभावित किसी लड़के के साथ विवाह होता है तो उससे दोनों ही जो लड़के और लड़की पैदा होंगे वो प्रभावित रहेंगे। ये बड़ी मज़ेदार बात होगी। देखिए, एक मान लो दोषपूर्ण उत्परिवर्तित माइटोकॉन्ड्रियल जीन वाली दादी हैं। ठीक है, उत्परिवर्तित का मतलब यहाँ पर क्या है कि दोषपूर्ण उसका माइटोकॉन्ड्रियल जीन था, उसको बदल दिया गया। उसके बाद देखिए, उससे पैदा होती मान लो 4 संतानें, 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ, जिसमें से 2 पुत्र, एक पुत्र प्रभावित, एक पुत्र प्रभावित नहीं है, एक पुत्री भी प्रभावित है, एक पुत्री भी प्रभावित नहीं है। सपोज दैट दोनों जो प्रभावित हैं
जो दोषपूर्ण उत्परिवर्तित माइटोकॉन्ड्रियल जीन वाली दादी के ऐसे पुत्र और पुत्री की बात कर रहे हैं जो प्रभावित हैं, ठीक। माइटोकॉन्ड्रियल वंशानुक्रम के रूप में समझते हैं कि दोषपूर्ण मान लो माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम उसमें है, तो अगर मान लो प्रभावित पुत्र है और उसका किसी लड़के के साथ विवाह होता है तो उससे पैदा होने वाली लड़की प्रभावित नहीं होगी। पुत्र तो प्रभावित है लेकिन लड़की प्रभावित नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया जो है ये लड़की की वजह से, मतलब लड़के के कारण जो है दोष उत्पन्न आगे नहीं बढ़ता है। मैं अभी आपको वापस इसमें पढ़ करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने बताया था जैसा कि न्यूक्लियर डीएनए माता पिता दोनों के पास होता है, न्यूक्लियर डीएनए तो ठीक, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल माता से प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। तो माता अगर प्रभावित नहीं है तो इससे जो है पैदा होने वाली संतान लड़की जो है उस पर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए वो दोषपूर्ण नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोषपूर्ण नहीं होगा। लड़का भले ही हो, क्योंकि लड़के से वैसे भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्राप्त होना नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल माता से प्राप्त होता है, ठीक। प्रभावित पुत्री की बात करें तो प्रभावित पुत्री, मान लो माता प्रभावित है, वो लड़की जो दादी की बात कर रहे थे हम उसकी लड़की की बात है, वो प्रभावित है, उसकी किसी अप्रभावित लड़के के साथ विवाह होता है मान लो, तो चूँकि वो लड़की प्रभावित है इसलिए उसके पुत्र जो हैं उसको प्रभाव हो जाएगा, उसके पुत्र में क्या होगा, प्रभाव देखेगा अब, ठीक। इसकी बजाय मान लो अब अप्रभावित पुत्र और पुत्री की बात करें तो अप्रभावित पुत्र को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। अप्रभावित छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि अप्रभावित है और वैसे भी लड़के से माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए प्राप्त होता नहीं है संतान में, तो उससे तो वैसे भी कुछ होना नहीं है। अब देखिए इस सिस्टम को हम फिर से समझते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने। देखिए यहाँ पर 4 डॉट है, 4 डॉट में से एक डॉट काला है और सफ़ेद में लिखा तो अप्रभावित पुत्री मानेंगे हम, ठीक। चारों ही डॉट ब्लैक में है तो प्रभावित व्यक्ति है वो, ठीक। सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया है तो चारों ही डॉट एकदम ब्लैंक होंगी, और दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया तो चारों ही डॉट जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फिर से ब्लैक हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक दादी हैं वो अप्रभावित है शुरू से, ठीक है। दोषपूर्ण यानी उत्परिवर्तित माइटोकॉन्ड्रियल जीन वाली दादी हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जीन वाली दादी जो हैं वह उत्परिवर्तित माइटोकॉन्ड्रियल जीन वाली दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल जीन वाली दादी मान लो है। अब दोषपूर्ण चूँकि वो थी तो उसको हम अभी समझ नहीं पाएंगे, किसी की सहायता लेके समझेंगे। एमडीटी की क्रियाविधि देखें तो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट की क्रियाविधि भ्रूण में बायोलॉजिकल माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु तथा डोनर के अंडाणु से प्राप्त माइटोकॉन्ड्रिया शामिल होते हैं, यानी 2 लड़कियां शामिल होगी, 1 लड़का शामिल होगा, क्योंकि चूँकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो किससे प्राप्त कर सकते हैं, लड़की से। माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटी सी बैटरी नुमा संरचना है। इस प्रकार जन्म लेने वाले बच्चे में आमतौर पर माता पिता से प्राप्त डीएनए और डोनर से प्राप्त कुछ जेनेटिक मटेरियल लगभग 37 जीन शामिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन में प्रयोग की जाने वाली आम तकनीकें कौन कौन सी? एक तो है मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र यानी एमएसटी, इसके अलावा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र यानी पीएनटी। तो एमएसटी और पीएनटी दोनों समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन में प्रयोग की जाने वाली 2 आम तकनीकें ये हैं एमएसटी और पीएनटी। एमएसटी यानी मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र और दूसरा प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। इन दोनों तकनीकों में न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल और डोनेट किए गए स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग करके अंडाणु या भ्रूण तैयार किए जाते हैं। एमएसटी यानी कि मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र एमएसटी और पीएनटी यानी दोनों तकनीकों को दोनों तकनीकों से तैयार किए जाने वाले भ्रूण में माता पिता का जेनेटिक मटेरियल मौजूद हैं। ये दोनों तकनीकें समान रूप से दक्ष होती हैं। अब हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट की प्रक्रिया। माता का निश्चित अंडाणु और दाता का निश्चित अंडाणु और
दाता का अंडाणु, ये 3 चीज़ें हैं, इनको अलग अलग समझते हैं। देखिए, माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए को निकाल कर रख लिया जाता है। ठीक, माता और पिता दोनों के क्या कर देते हैं, न्यूक्लियर डीएनए को हम निकाल के रख देते हैं। न्यूक्लियर जो डीएनए है, नाभिक का जो कोशिका के नाभिक का जो डीएनए उसको निकाल दिया। ठीक है, लेकिन उसमें अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद दाता मतलब जो देने वाला होगा ना, उसके न्यूक्लियर डीएनए को हटाकर नष्ट कर दिया जाता है। ठीक, अब माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए को रख लिया जाता है निकाल करके। माता का निश्चेषित अंडाणु जो है उसमें अस्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मान लो सपोज दैट। अब स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया जो है उससे हम प्रतिस्थापित करेंगे। दाता का अंडाणु जो है माता और पिता के न्यूक्लियर डीएनए के दाता अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है। माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए को दाता के अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, दाता का हमने क्या कर लेना है, निश्चेषित अंडाणु पूरा निकाल लेना है दाता का, और उस निश्चेषित अंडाणु में से न्यूक्लियर डीएनए को हटा लेना है, और स्वस्थ पीछे बच जाएगा। को हमने जो न्यूक्लियर डीएनए वो हटा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया के सहित तो उसका पूरा अंडाणु उपस्थित है। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आपको समझना है कि माता का हमने अंडाणु निकाल लिया। अब चूंकि उस अंडाणु में क्या अस्वस्थ है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं उसको क्या कर लेना है, निकाल लेना है, तो वहाँ बचेगा केवल वो अंडाणु। इस तरफ हमने दूसरी एक दाता जो है उससे एक निश्चेषित अंडाणु हमने लिया। निश्चेषित अंडाणु जो हैं उसमें हमें क्या चाहिए, केवल निश्चेषित अंडाणु से माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमने उसका जो डीएनए है, जो न्यूक्लियर डीएनए है, उसको नष्ट कर दिया। पीछे बचा केवल क्या, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो ये उपस्थित रहा केवल। अब हमें क्या करना है कि जो पहले हमने माता का निश्चेषित अंडाणु लिया था जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया हटा दिया था, उसका तो हमने डीएनए लेना है। उस माता जिसका ये बच्चा होगा, उस माता का तो हमें क्या लेना है, न्यूक्लियस लेना है, और न्यूक्लियर डीएनए उसमें प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए किस में प्रतिस्थापित करना है, दाता के निश्चेषित अंडाणु में। दोनों ही निश्चेषित होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दाता का निश्चेषित अंडाणु जो है उसमें अब माता और पिता के न्यूक्लियर डीएनए को दाता के अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है। तो न्यूक्लियर डीएनए को जो है उसमें से निकाल करके जो दाता था, दाता की जो निश्चेषित अंडाणु था उस अंडाणु में प्रवेश करा देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए। माता है, उस माता का निश्चेषित अंडाणु लेना है, निश्चेषित अंडाणु का आपको डीएनए ले लेना है। डीएनए निकाल करके आपको दाता के निश्चेषित अंडाणु में उस डीएनए का प्रवेश कराना है, लेकिन उससे पहले उसके न्यूक्लियस डीएनए को हटाना पड़ेगा, दाता के निश्चेषित डीएनए को। ठीक है, तो मतलब ये समझ लो कि दाता जो दे रही है लड़की, उस लड़की का निश्चेषित पूरा अंडाणु रहेगा। उस निश्चेषित अंडाणु में केवल न्यूक्लियर डीएनए नहीं होगा। वो न्यूक्लियर डीएनए किसका होगा, वो न्यूक्लियर डीएनए होगा माता का, जिसका ये लड़का माना जाएगा। तो ठीक, इसलिए माता पिता के न्यूक्लियर डीएनए के दाता के अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है। निश्चेषित का मतलब माता और पिता दोनों के एक साथ न्यूक्लियर डीएनए हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र एमएसटी तकनीक क्या होती हैं। मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र एमएसटी तकनीक क्या है, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को अंडाणु से अलग करके डोनेट किए गए अंडाणु में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यानी क्या करेंगे, न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको अंडाणु से अलग करेंगे और डोनेट किए गए अंडाणु में स्थानांतरित कर देंगे। डोनेट किए गए अंडाणुओं का न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल भी पहले ही इसे अलग कर दिया जाता है। भ्रूण के निर्माण के लिए अंडाणु को शुक्राणु के साथ निश्चित किया जाता है। सबसे पहले एक दाता है, उस दाता का हमने अंडाणु लेना है। वो स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया है, स्वस्थ उसका न्यूक्लियर डीएनए है, सब कुछ है, लेकिन न्यूक्लियर डीएनए जो है दाता के उस अंडाणु में से हटाना है आपको। अब क्या करेंगे, हमने डीएनए हटा लेना है। एक स्वस्थ दाता का न्यूक्लियर डीएनए निकाल दिया जाता है, पीछे बचा केवल
बिना न्यूक्लियर डीएनए का अंडाणु जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पड़ा है। ठीक, अब उसमें से हमने जब न्यूक्लियर डीएनए निकाल दिया तो पीछे बना बिना न्यूक्लियर डीएनए का। तो अब हमें क्या करना है, माता के न्यूक्लियर डीएनए को उसके अंडाणु से निकाल करके न्यूक्लियर डीएनए जो है माता के न्यूक्लियर निकाल करके उस न्यूक्लियर डीएनए को हमें उस अंडाणु में निषेचित अंडाणु में प्रवेश करा देना है जो हमने दाता से लिया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या लेना है, माता के न्यूक्लियर डीएनए को उसके अंडाणु से निकाल करके दाता के अंडाणु में डाला जाता है और रोगी जो दंपति होते हैं जिसमें माता का असामान्य माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें से आपको डीएनए निकालना है, क्योंकि डीएनए तो ठीक होगा। उस डीएनए को निकाल करके जो आपने दाता से जो बिना डीएनए वाला जो न्यूक्लियर डीएनए है उस बिना न्यूक्लियर डीएनए वाले अंडाणु को आपने लिया, उस अंडाणु में रोगी जो थी जिसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ठीक नहीं था उसमें प्रवेश करा दिया। ठीक, तो फिर अब शुक्राणु के साथ उसका क्या होगा, निषेचन होगा। तो परिणाम स्वरूप दाता के अंडाणु में माता से प्राप्त दाता जो है उसके अंडाणु में माता से प्राप्त न्यूक्लियर डीएनए और दाता को डीएनए और दाता का जो है डीएनए रह जाता है। ठीक है, अब शुक्राणु यानी इसके बाद स्वस्थ अंडाणु को दंपति के नर साथी के शुक्राणु में निषेचित किया जाता है और माता के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। अब देखिए प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र पीएनटी तकनीक एमएसटी तकनीक, ये क्या फ़र्क है देखिएगा। भ्रूणों के निर्माण की प्रयोगशाला में अंडाणुओं को शुक्राणु से निषेचित किया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक भ्रूण के न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को डोनेट किए गए अंडाणु और शुक्राणु का उपयोग करके निर्मित भ्रूणों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस डोनेट किए गए अंडाणुओं से न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को पहले से ही हटा दिया जाता है। अब देखिए यह है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र पीएनटी की तकनीक एमएसटी का विकल्प। देखिए इसमें क्या फ़र्क होगा। सबसे पहले दाता का आपको क्या लेना है, अंडाणु लेना है। दाता के अंडाणु ये स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है, तो इसमें आपको स्वस्थ दाता का न्यूक्लियर डीएनए निकाल देते हैं। ठीक, अब देखिए वहाँ पर अलग शुक्राणु भाई देखिए पीएनटी तकनीक यानी कि प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्या है, प्रो का मतलब पहले। अब पहले ही इसमें शुक्राणु जो है हम उसके साथ निषेचित करवा देंगे, उसके बाद डीएनए हटाएंगे, यह बात होगी। ठीक, लेकिन वहाँ बाद में सबसे लास्ट में जो है शुक्राणु के साथ निषेचन करवाया जाता है। अगर सबसे बाद में करवाएंगे शुक्राणु के साथ निषेचन तो वो एमएसटी तकनीक है। और अगर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र पहले अगर हम कर दें भाई एमएसटी में तो पहले नहीं करवाया जाता, निषेचन सबसे अंत में करवाया जाता है, ये प्रोसेस पूरी करने के बाद में। लेकिन पीएनटी तकनीक में पहले निषेचन करवाया जाता है दोनों अंडाणुओं के साथ, चाहे वो रोगी का है स्वस्थ का है। सबसे पहले दाता लेंगे, स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया वाला एक सेल लेनी है, उसके साथ शुक्राणु का निषेचन करवाना है। उसके बाद निषेचन के पश्चात आपको क्या हटा लेना है, न्यूक्लियस हटा लेना दाता के परमाणु से, मतलब अंडाणु से। तो दाता के अंडाणु जो आपने लिया उस अंडाणु से आपने क्या कर लेना है, डीएनए हटा दिया, पीछे बचा केवल बिना डीएनए का अंडाणु, न्यूक्लियर डीएनए का अंडाणु। ठीक है, उसको लिया आपने। इस तरफ आपने असामान्य माइटोकॉन्ड्रिया वाली यानी जो भी वास्तविक माता होगी उस रोगी का अंडाणु आपने लिया, उसके साथ भी निषेचन करवाया। और निषेचन के पश्चात जो आपको अंडाणु मिला उस अंडाणु से आपको क्या करना है, केवल एक चीज़ निकालनी है, वो है न्यूक्लियस डीएनए। न्यूक्लियस डीएनए निकाल करके जो हमारे पास पहले से तैयार है दाता का अंडाणु जिसमें न्यूक्लियस डीएनए नहीं, उसमें जाकर के इसको प्रतिस्थापित करा देना है और ये फिर जो है एक प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, स्वस्थ दाता के अंडाणु और रोगी के अंडाणु को निषेचित किया जाता है। स्वस्थ दाता के अंडाणु और रोगी के अंडाणु को निषेचित किया जाता है। उसके पश्चात स्वस्थ दाता का न्यूक्लियर डीएनए निकाला जाता है। ठीक है, दोनों अंडाणु को निषेचित करने का मतलब समझते हैं, निश्चित करने का मतलब दोनों के साथ शुक्राणु का निषेचन करवाया जाता है। फिर दूसरी प्रोसेस क्या है, स्वस्थ दाता का न्यूक्लियर डीएनए निकाल दिया जाता है।
फिर माता के न्यूक्लियर डीएनए को उसके अंडाणु से निकाल करके दाता के अंडाणु में डाला जाता है। और फिर क्या होगा, दाता के अंडाणु में माता और माता से प्राप्त न्यूक्लियर डीएनए को दाता के डीएनए में जो दाता के अंडाणु हैं उस दाता के अंडाणु में माता से प्राप्त न्यूक्लियर डीएनए रह जाता है और दाता का डीएनए रह जाता है। न्यूक्लियर डीएनए तो किसका रहेगा, माता का, लेकिन डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो किसका रहेगा, उस दाता का। तो एक दाता का एक माता का न्यूक्लियर डीएनए है, इसलिए पुत्र जो है वास्तविक रूप से जो माना जाता है। इसके बाद स्वस्थ अंडाणु को दंपति के नर के शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है और माता के गर्भ में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। एमडीटी के लाभ क्या है, देखिए एमडीटी क्या है, रोग की रोकथाम, माइटोकॉन्ड्रियल विकार संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रियल विकार संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके लिए कोई प्रभावी एमडीटी क्या है, एमडीटी हम आपको पूरा ऊपर पहले बता चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट है ये। तो माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट के ज़रिए से ही तो एमएसटी और ये दो प्रोसेस की जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो ये एमएसटी और पीएनटी जो हैं जिसको हम प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र कहते हैं, और एमएसटी को हम क्या कहते हैं, मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र। तो इन दो तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। तो एमडीटी के लाभ क्या हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट जो है इसके लाभ क्या हैं, एक तो रोग की रोकथाम मिलती है इससे। माइटोकॉन्ड्रियल विकार गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं, इसके लिए कोई भी प्रभावी उपचार मौजूद नहीं है। ऐसे में एमडीटी ऐसा विकल्प है जो बच्चे के स्वस्थ जीवन का अवसर प्रदान करते हैं। लगभग 6000 में से एक बच्चा माइटोकॉन्ड्रियल विकार से पीड़ित होता है। दूसरा है आनुवंशिक संबंध। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी एमआरटी के तहत अधिक आयु वाली उन महिलाओं को बायोलॉजिकल संतान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है जिनके अंडाणु की गुणवत्ता के निम्न स्तर की होती हैं। इसके लिए एमआरटी तकनीक के तहत अधिक आयु वाली महिला के न्यूक्लियर डीएनए को बनाए रखते हुए कम आयु की जो डोनर है उसके माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जनन संबंधी स्वतंत्रता, एमआरटी ऐसी महिला कपल्स को लाभान्वित कर सकता है। महिला कपल्स को वह ऐसा क्या कर सकता है, लाभान्वित कर सकता है जो आनुवंशिक रूप से दोनों से संबंधित संतान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। ठीक है, इस तरह के संतान इसमें महिला के न्यूक्लियर डीएनए और दूसरी महिला के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का उपयोग किया जाता है। एमआरटी से जुड़े मुद्दे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं एमआरटी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ। एमडीटी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ, एमआरटी तो क्या है, अब देखिए यहाँ पर एमडीटी यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट से जुड़ी नैतिक चिंताएं क्या है। डिजाइनर शिशुओं को बढ़ावा मिलने की संभावना होती हैं, यानी एमडीटी तकनीक में अनुवांशिक परिवर्तन होता है, इसलिए ये डिजाइनर बेबी की तरह शुरुआत कर सकती हैं। डिजाइनर बेबी का तात्पर्य एक ऐसी संतान से है जिसके भ्रूण में आनुवंशिक रूप से संशोधन करके पसंदीदा विशेषताओं को शामिल किया जाता है। नैतिक चिंताएँ ये है, ठीक है। दूसरी हैं यह सुजनन विज्ञान यानी कि यूजेनिक्स और प्रौद्योगिकी के संभावित दुरुपयोग से संबंधित अनेक नैतिक चिंताओं को उत्पन्न करता है। सुजनन विज्ञान क्या है, मनुष्यों के संदर्भ में भविष्य की पीढ़ियों को बेहतर बनाने के लिए वांछित आनुवंशिक विशेषताओं के चयन से संबंधित अध्ययन को सुजनन विज्ञान कहा जाता है। बच्चों के जीवन में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर की भूमिका से जुड़े मुद्दे हैं। स्वस्थ गर्भधारण में डोनर की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, हालांकि उनका योगदान प्रारंभिक चरण तक ही सीमित है। इससे बच्चे पर डोनर के बायोलॉजिकल दावे या बच्चे के जीवन में डोनर की भागीदारी को लेकर अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। यानी बच्चे के डोनर बायोलॉजिकल दावे या बच्चे के जीवन में डोनर की भागीदारी की लेकर के अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। तो दावेदार कौन है, वास्तविक रूप से इस बात पर बहस रहती हैं। अब एमडीटी से जुड़े मुद्दे जो हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट क्या है, इससे जुड़े मुद्दों में पहले प्रभाव से संबंधित चिंताएं। माइटोकॉन्ड्रिया की गतिशील प्रकृति और स्थानांतरण के बाद संभावित अवशिष्ट यानी क्षतिग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया के कारण एमआरटी की प्रभावितता और दीर्घकालिक लाभों पर असर पड़ सकता है। दूसरा है विसंगति का जोखिम। डोनर के माइटोकॉन्ड्रिया और प्राप्तकर्ता के न्यूक्लियर जीनोम के बीच संभावित विसंगति या सही मैच न होने से चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा डेटा की कमी। एमआरटी अपने सभी प्रायोगिक चरण, एमआरटी जो है अभी अपने प्रायोगिक चरण में है, साथ ही
इसके संभावित प्रतिकूल प्रभावों के संबंध में पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है, अतः इसे सावधानीपूर्वक प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव एमआरटी से जुड़ी के अन्य चिंताएं भी विद्यमान। उदाहरण के लिए एमआरटी बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव जैसे संभावित न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन आदि उत्पन्न कर सकती हैं। साथ ही विकासात्मक अक्षमता तथा कैंसर जैसे जोखिमों में भी वृद्धि कर सकती हैं। लागत संबंधी बाधाएं देखें तो एमआरटी एक महंगी प्रक्रिया है, अतः ऐसी प्रक्रियाओं का लाभ उठा पाना समाज के कुछ वर्गों के लिए अत्यंत कठिन हो सकता है। निष्कर्ष निकालें तो देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन ट्रीटमेंट तकनीक को लागू करने हेतु विनियामकीय संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि ये संस्थान इस तकनीक के उपयोग की निगरानी करें और किसी भी अनैतिक व्यवहार से बचने के लिए उपाय कर सकें। इसके अतिरिक्त प्रयोग की जा रही तकनीक की सुरक्षा और प्रभावकारिता पर डेटा एकत्र करने के लिए उचित क्लिनिकल परीक्षण अनिवार्य हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है साइंस एंड टेक से जुड़ा रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR, जिसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सबसे पहले समझते हैं सुर्खियों में क्यों हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इंसेंटिवाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट 2023 रिपोर्ट जारी की है। WHO ने रिपोर्ट का नाम है इंसेंटिवाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट 2023। ये रिपोर्ट जो है WHO ने ये रिपोर्ट ग्लोबल AMR रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हब के साथ साझेदारी में जारी की हैं। सबसे पहले WHO को समझ लें तो WHO जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में, इसकी जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, WHO के बारे में जाने तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। सदस्य इसके 194 हैं, भारत भी सदस्य हैं। उद्देश्य देखें WHO के तो स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, दुनिया को सुरक्षित रखना, कमज़ोर लोगों की सेवा करना, ताकि हर कोई हर जगह स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सके। कार्य क्या करता है ये? सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी UHC का विस्तार करना, स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को निर्देशित और समन्वित करना। इसके अलावा गर्भावस्था देखभाल से लेकर वृद्धावस्था तक स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। अब अन्य संबंधित तथ्य देखें तो ये रिपोर्ट जो है AMR की निगरानी और प्रबंधन करने वाले G7 देशों के लिए है। ग्लोबल AMR R&D हब के बारे में जानें तो ये कुछ देशों, गैर सरकारी दानकर्ता संगठनों और अंतर सरकारी संगठनों के बीच साझेदारी हैं। इसे 2018 में शुरू किया गया AMR R&D हब को, ठीक, और वन हेल्थ अप्रोच का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर AMR से संबंधित R&D में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से इनको शुरू किया गया था 2018 में। साथ ही AMR से संबंधित R&D के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रयासों के समन्वय और सहयोग में सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। अब हम समझते हैं सबसे पहले AMR के बारे में, जिसको हम कहते हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोध। ठीक, रोगाणुरोधी प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कह देंगे। ठीक, और रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो रोगाणुरोधी को हम क्या कह देंगे? एंटी माइक्रोबियल। तो ये हो जाएगा AM और रोधी रेजिस्टेंस, तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR। WHO के अनुसार जब जीवाणु, वायरस, कवक या परजीवी समय के साथ अपने अंदर इस तरह के बदलाव कर लेते हैं कि उन पर रोगाणुरोधी दवाइयों का कोई असर नहीं होता है, तब इस स्थिति को हम AMR कहते हैं। रोगाणुरोधी यानी कि एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस। जीवाणु, वायरस, कवक या परजीवी समय के साथ अपने अंदर इस तरह के बदलाव कर लेते हैं कि उन पर रोगाणुरोधी दवाइयों का कोई असर नहीं होता है, तब इस स्थिति को AMR कहते हैं। इस स्थिति में संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है और बीमारी के फैलने, गंभीर रूप लेने और मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। AMR से संबंधित तथ्य देखें तो 24 मिलियन लोग चरम गरीबी में जीने के लिए विवश हो सकते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के लिए WHO के अनुसार शीर्ष 10 खतरे में शामिल। इस स्थिति में दवाएं अप्रभावी हो जाती हैं और संक्रमण शरीर में बना रहता है।
इससे संक्रमण का दूसरों में फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए क्लेब्सिएला निमोनिया पर कार्बापेनेम और तीसरी पीढ़ी के सेफलोस्पोरिन दवाओं का असर नहीं होता। ठीक, तो क्लेब्सिएला निमोनिया जो है उस पर ये दवाएं पहले असर करती थी, लेकिन तीसरी पीढ़ी के अब सेफलोस्पोरिन दवाओं दोनों दवाओं का असर जो है अब नहीं होता है। कार्बापेनम और इसके अलावा सेफलोस्पोरिन। AMR से संबंधित तथ्य देखें तो 24 मिलियन लोग चरम गरीबी में जीने के कारण बेहोश हो सकते हैं। इसके अलावा वैश्विक स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वैश्विक स्वास्थ्य के लिए WHO के अनुसार शीर्ष 10 खतरे में शामिल। अब देखिए, सबसे पहले तो AMR के कारक देखें। उससे पहले रोगाणुरोधी यानी एंटी माइक्रोबियल्स क्या है वो समझ लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? देखिए, इनका उपयोग जीवाणुओं के कारण होने वाले संक्रमणों जैसे कि सेल्यूलाइटिस, मूत्र मार्ग में संक्रमण, तपेदिक या TB, यौन संचारित संक्रमण, उदाहरण के लिए गोनेरिया, इनको रोकने या उनका इलाज करने हेतु जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे जीवाणुओं के रूप में भी जाना जाता है एंटीबायोटिक्स को हम। अब विषाणुरोधी क्या होते हैं? देखिए, इनका उपयोग इसको हम कहते हैं एंटीवायरल्स, एंटी माइक्रोबियल्स। अब देखिए, एंटीवायरल्स, इनका उपयोग जीवाणु के कारण होने वाले संक्रमणों जैसे सर्दी, फ्लू, चिकन पॉक्स, इसके अलावा शिंगल्स, इसके अलावा कोविड-19 या HIV को रोकने के लिए, इनका इलाज करने के लिए किया जाता है। रोगाणुरोधी क्या होते हैं? एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं समझिए सबसे पहले। ऐसी दवाएं जिनका उपयोग मनुष्यों, पशुओं, पादपों में सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले संक्रमणों को रोकने या उनका इलाज करने के लिए किया जाता है, उसको हम कहते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक, एंटीबायोटिक्स अलग हैं। एंटीबायोटिक्स में हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स में हम जीवाणु के कारण होने वाले संक्रमणों और उनको रोकने के लिए इलाज के लिए किया जाता है। जबकि सूक्ष्म ऐसी दवाएं जिनका उपयोग मनुष्यों, पशुओं, सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोगों को रोकने के लिए किया जाता है। जीवाणुओं के कारण संक्रमणों को होने वाले संक्रमणों को रोकने के लिए तो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल लेते हैं। सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोगों को रोकने के लिए हम रोगाणुरोधी यानी एंटी माइक्रोबायल्स का काम में लेते हैं, और विषाणु के कारण होने वाले रोगों को रोकने के लिए एंटीवायरल्स काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटी फंगल्स काम में लेते हैं अगर कवक के कारण रोग हुए हैं तो। इनका उपयोग कवक के कारण होने वाले संक्रमणों जैसे थ्रस, रिंगवर्म, एथलीट फुट रोकने के लिए, इनका इलाज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम एंटी पैरासिटिक्स, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंटी पैरासिटिक्स, तो पैरासिटिक्स के लिए भी काम में लेते हैं। इनका उपयोग जो है परजीवी के होने वाले संक्रमण रोकने के लिए किया जाता है। मलेरिया है, इसमें थ्रेडवर्म है, हेडलाइस को रोकने के लिए, इनका इलाज करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो रोगाणुरोधी जो हैं कई तरह के होते हैं। देखिए, यहाँ पर रोगाणुरोधी यानी एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं इनको हम। एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं सूक्ष्म जीव, चाहे किसी तरह का हो, जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, परजीवी हो, उनको रोकने के लिए काम में लेने वाली जो दवाएं हैं उनको हम रोगाणुरोधी या एंटी माइक्रोबियल्स कहते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स यहाँ अलग अलग प्रकार के एंटी माइक्रोबियल्स में एक हैं एंटीबायोटिक्स, एक हैं एंटीवायरल्स, इसके अलावा एक है एंटी फंगल्स, इसके अलावा एक है एंटी पैरासिटिक्स। रोगाणुरोधी दवा केवल एक प्रकार के सजीव के खिलाफ काम करती हैं। ठीक है, अब AMR के परिणाम और AMR के कारक क्या? देखिए, AMR रोगाणुरोधी दवाओं के दुरुपयोग और अत्यधिक प्रयोग को AMR के कारक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, AMR क्या है? एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस। तो दवाओं के दुरुपयोग और अत्यधिक प्रयोग को हम AMR के कारक के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और फार्म्स के संक्रमण, बीमारी के रोकथाम और नियंत्रण की खराब व्यवस्था को AMR के कारक के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा मनुष्यों और पशुओं दोनों के मामले में स्वच्छ जल, सफाई और स्वच्छता की सीमित उपलब्धता, इसके अलावा गुणवत्ता, सस्ती दवाओं, टीकों, क्लिनिकल सेवाओं से सीमित उपलब्धता, इसके अलावा जागरूकता और जागरूकता का अभाव, इसके अलावा कानून का प्रभावी रूप से लागू न होना, ये AMR के कारक हैं। ठीक है, अब भारत में AMR देखिए।
भारत उच्चतम एंटीबायोटिक खपत और उच्चतम AMR वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर हैं। भारत उच्चतम एंटीबायोटिक खपत और उच्चतम AMR वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर हैं। लैंसेट पेपर के 5 रोगजनकों का विवरण दिया जाता है जो देश में सबसे प्रभावी और कुछ एंटीबायोटिक दवाओं को अप्रभावी बना रहे हैं। ये 5 एंटीबायोटिक्स हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसके अलावा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस TB, इसके अलावा एस्चेरिया कोलाई, इसके अलावा एसिनेटोबैक्टर बोमनी, इसके अलावा क्लेबसिएला निमोनिया। ये 5 एंटीबायोटिक्स जो हैं ऐसे हैं। इसके अलावा AMR को लेकर के ICMR की 5वीं विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक दुरुपयोग वाले और सर्वाधिक खपत वाले एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोध स्तर पर हर 5 साल से 10% बढ़ रहा है। AMR के परिणाम देखें तो एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस के परिणाम में देखते हैं तो सेकंड लाइन दवाओं की उच्च लागत के कारण चिकित्सा की लागत अत्यधिक बढ़ जाती हैं। रोगी के लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है क्योंकि उपलब्ध दवाएं बीमारी को ठीक करने के लिए अधिक समय लेती हैं। इसके अलावा मृत्यु दर में वृद्धि। लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार AMR दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है और हर दिन लगभग 3500 लोगों की जान ले रहा है। इसके अलावा सुपरबग्स, ये एक रोगाणु है जिसने कई दवाओं के लिए प्रतिरोध विकसित किया है। इसका उदय जो है सुपरबग्स का उदय देखें तो उदाहरण के लिए मैथिसिलिन प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ऑरियस MRSA, ठीक। इसके अलावा आर्थिक लागत। अगले दशक में AMR के कारण वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में सालाना कम से कम $3.4 ट्रिलियन की कमी आ सकती है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में जो है $3.4 ट्रिलियन की कमी आ सकती हैं। किसके कारण? AMR के परिणाम के कारण। अब हम समझते हैं AMR को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए वैश्विक कदम। सबसे पहले समझेंगे WHO द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना। तो WHO द्वारा रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना यानी ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल्स रेजिस्टेंस यानी कि GAPAR। तो इसका उद्देश्य प्रभावी और सुरक्षित दवाओं की सहायता से संक्रामक रोगों के सफल उपचार एवं रोकथाम की निरंतरता सुनिश्चित करता है। दूसरा है AWARE अवेयर एक्सचेंज वॉस रिजर्व टूल यानी अवेयर टूल। इससे WHO की आवश्यक दवाओं की सूची यानी कि एसेंशियल मेडिकल लिस्ट जो हैं उसके निर्माण के हेतु विकसित किया गया है अवेयर को, ठीक है। अवेयर टूल इसलिए विकसित किया गया आवश्यक दवाओं की सूची बना सके। इसका विकास एंटीबायोटिक के प्रति बढ़ते प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को रोकने के लिए उसका उपयोग को सुरक्षित एवं अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया था। WHO द्वारा वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध और उपयोग की जाने वाली निगरानी प्रणाली यानी ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्वाइवल सिस्टम यानी ग्लास का प्रारंभ। इसका उद्देश्य AMR की निगरानी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा AMR को नियंत्रित करने के लिए रणनीतियाँ बनाना है। इसे 2015 में शुरू किया गया था। अब भारत द्वारा उठाए गए कदमों में देखें तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध की रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि NAP-AMR यानी नेशनल एक्शन प्लान AMR के लिए, ठीक। इसे 2017 में शुरू किया गया था। भारत में यह एकीकृत वन हेल्थ दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसमें राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है। AMR पर दिल्ली घोषणा पत्र यानी दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है देखिएगा। इसे एक अंतर मंत्रालयी सहमति के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों ने AMR के नियंत्रण पर अपना पूरा समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है घोषणा पत्र में। इसके अलावा AMR अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देखें तो AMR रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन क्या है। ICMR ने इस पहल को AMR के संदर्भ में चिकित्सा अनुसंधान बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय
सहयोग के माध्यम से नई दवाओं और औषधियों को विकसित करने के लिए प्रारंभ किया है। AMR अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है उसमें शामिल हैं। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस पहल को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR के संदर्भ में चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से नई दवाओं औषधियों को विकसित करने के लिए प्रारंभ किया है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु पहले अनुपयुक्त पाए गए 40 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अस्पताल के वार्डों और ICU में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग एवं अति उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक स्टीवार्डशिप प्रोग्राम यानी कि AMSP को शुरू किया गया है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो इस रिपोर्ट में मुख्य बिंदु क्या क्या है, बहुत सारे बिंदु हैं। जैसे मानवता के समक्ष शीर्ष वैश्विक लोक स्वास्थ्यों में से एक खतरों में से एक खतरा है। ठीक है, शीर्ष 10 वैश्विक लोक स्वास्थ्य खतरों में से एक खतरा है AMR के कारण यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण 2019 में 4.95 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई। ये संख्या HIV या मलेरिया से होने वाली मृत्यु से भी कहीं अधिक है। दूसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो सकता है और स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ सकती है। साथ ही इससे 2050 तक की वैश्विक अर्थव्यवस्था को $100 ट्रिलियन का नुकसान भी हो सकता है। अपर्याप्त R&D। ठीक, एंटीबायोटिक प्रतिरोध में वृद्धि या प्रसार की चुनौतियों से निपटने के लिए जीवाणुरोधियों से संबंधित R&D व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा नर एंटीबायोटिक के विकास से उचित आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। नए एंटीबायोटिक के विकास से उचित आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे नई एंटीबायोटिक दवाओं से कोई लाभप्रद बाजार मौजूद नहीं है। यही कारण है कि नए रिजर्व एंटीबायोटिक्स अपने विकास और विनिर्माण और वितरण की लागत को प्राप्त करने में विफल रहते हैं। अब AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में वृद्धि हेतु उत्तरदायी कारक क्या है? जैसे ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। इसका आज से वर्तमान में मानव द्वारा सामना किया जा रहे तीन परस्पर संबंधित मुद्दों में से इन 3 मुद्दों में शामिल हैं जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का ह्रास। जलवायु परिवर्तन और AMR। उष्ण वैश्विक जलवायु भी व्यापक प्रतिरोध का कारण बन जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अत्यधिक तापमान उस दर को प्रोत्साहित कर सकता है जिस पर जीन एक सूक्ष्म जीव से दूसरे सूक्ष्म जीव में स्थानांतरित होते हैं। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली चरम मौसमी दशाएं AMR में परिवर्तन होने वाली वृद्धि को रोकने हेतु पर्याप्त साधनों की विफलता का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए मनुष्यों और बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच अवरोध के रूप में कार्य करने वाले सीवर की विफलता। इसके अलावा जैव विविधता का ह्रास और AMR एक चुनौती जो है ये हैं। देखिए, यहाँ तक कि माइक्रोबियल स्तर पर भी जैव विविधता का ह्रास रोगाणुओं की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर सकता है। इसके अलावा प्रदूषण और AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। फार्मास्यूटिकल उद्योग, अस्पतालों, मानव अपशिष्ट, इसके अलावा कृषि से निकलने वाले अपशिष्टों के कारण कीटाणुओं के दवाओं के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कीटाणुओं को दवाओं के प्रतिरोध विकसित करने और का अधिक अवसर मिलता है। प्रदूषक जैसे भारी धातुएं, उदाहरण के लिए जस्ता, कोई भी रोगाणुओं के प्रतिरोध में भी विकास बढ़ा सकती हैं। प्रदूषक जो होते हैं जस्ता जैसी भारी धातुएं, ये भी रोगाणुओं में जो प्रतिरोध है वो बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। कोविड-19 महामारी की लहरों के दौरान एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। इसके कारण महामारी ने AMR के जो प्रसार को है तीव्र कर दिया है, तेज़ कर दिया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये जीवाणुओं के अंदर ऐसा रेजिस्टेंस उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है जीवाणुओं को, जिससे जो है उन पर एंटीबायोटिक्स का जो है असर नहीं होता है। महामारी के दौरान इसका प्रभाव जो है काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा मानव उपयोग के लिए पाले जाने वाले पशुओं में एंटीबायोटिक्स का उपयोग। ऐसे पशुओं के मांस के उपभोग को एंटीबायोटिक दवाओं के उपभोग के समान माना जाता है, अतः AMR का कारण बनता है। ऐसे में हम AMR को नियंत्रित करने के लिए सुझाव देखिए। इसके लिए सुझाव हैं पर्यावरण संबंधी शासन, योजना निर्माण और विनियामकीय ढांचे में सुधार करना।
AMR को बढ़ावा देने वाले प्रदूषकों के पर्यावरण में उत्सर्जन को कम और न्यूनतम करके संबंधी उपायों को मजबूत करने हेतु विशिष्ट कार्रवाई को अपनाया जा सकता है। इन कार्रवाइयों में कानून का निर्माण, अच्छी कार्यप्रणाली और नीति निर्देशन को शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वीडन ने विश्व का पहला AMR एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एम्बेसडर जो है, स्वीडन ने विश्व का पहला AMR एम्बेसडर नियुक्त किया है। सुझाव क्या है AMR को नियंत्रित करने के लिए? दूसरा सुझाव है पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली। इस संबंध में ऐसी प्रणाली लागू की जानी चाहिए जो उत्पादकों को जवाबदेह ठहराने के साथ साथ उपभोक्ताओं द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करती हो। इसके अलावा AMR को बढ़ावा देने वाले मुख्य प्रदूषकों की पहचान करना, उसका निवारण करना। इसके तहत पर्यावरण में AMR को प्रभावित करने वाले रासायनिक और जैविक प्रदूषकों के स्राव को कम करने और उनके स्रोत की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। रिपोर्टिंग, निरीक्षण और निगरानी में सुधार करना। पर्यावरण में रोगाणुरोधियों के प्रभाव को कम करने के लिए बेहतर योजना बनानी चाहिए। इसके लिए जैव विविधता पर रोगाणुरोधी प्रदूषण के प्रभाव की माप और पर्यावरण निगरानी संबंधी डेटा का एकीकरण करना अनिवार्य है। इसके अलावा वित्त पोषण, नवाचार और क्षमता विकास को प्राथमिकता देना। वित्त पोषण, नवाचार और क्षमता विकास को प्राथमिकता देना। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए नवाचारी और संधारणीय वित्त पोषण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में असंधारणीय या पर्यावरण को प्रभावित करने वाली सब्सिडियों को खत्म करना। इसके अलावा बहुक्षेत्रीय वन हेल्थ रिस्पॉन्स। AMR के लिए वन हेल्थ रिस्पॉन्स न केवल समाजों पर AMR के जोखिम और बोझ को कम करने में मदद करेगा, बल्कि ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस का समाधान करने में भी मदद करेगा। देखिए, अब इससे संबंधित सुर्खियां देखें तो पादपों में कवक जनित रोग। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कवक जनित रोगों के कारण वैश्विक स्तर पर किसानों को फसलों से 10 से 30% तक का नुकसान उठाना पड़ता है। 5 सबसे महत्वपूर्ण फसलों धान, गेहूं, मक्का, सोयाबीन और आलू में कवक जनित रोगों से प्रभावित होने की संभावना अधिक बनी रहती है। इन रोगों में राइस ब्लास्ट फफूंद और वीम स्टेम रस्ट, इसके अलावा कॉर्न स्मट, इसके अलावा सोयाबीन रस्ट, इसके अलावा आलू लेट ब्लाइट शामिल हैं। ठीक है, पादपों के कवक जनित रोगों के बारे में जानें तो ये एक कोशिकीय होते हैं। कवक एक कोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय होते हैं। अधिकांश संक्रामक पादप रोग कवक के कारण होते हैं। अनुमानतः 2/3 संक्रामक रोग पादप रोग इसी के कारण उत्पन्न होते हैं, 2/3 ज़्यादातर। इनमें सभी वाइट और ट्रू रस्ट, इसके अलावा स्मट्स, इसके अलावा नीडल कास्ट, इसके अलावा लीफ कर्ल, इसके अलावा फफूंदी, इसके अलावा सूटी मोल्ड्स, इसके अलावा एंथ्रेकोज शामिल हैं। स्रोत देखें तो संक्रमित बीज, मृदा, फसल अवशेष, आसपास की फसलें और खरपतवार कवक जनित संक्रमण के कारण मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा संक्रमण के मुख्य स्रोत ये बता दिए। कवक वायु, जल द्वारा संदूषित मृदा, पशुओं, श्रमिकों, मशीनरी, औजारों, अंकुरों और अन्य पादप सामग्री के प्रसार के माध्यम से फैलते हैं। ये पादपों में मौजूद प्राकृतिक छिद्रों जैसे कि रंध्र जो स्ट्रेमेटा होते हैं वो, इसके अलावा छंटाई, कटाई, ओलावृष्टि, कीड़ों, अन्य बीमारियों और यांत्रिक क्षति के कारण हुए घावों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। कवक जनित संक्रमण से जुड़ी चिंताएं देखें तो जलवायु परिवर्तन के कारण कवक जनित रोगों के हानिकारक प्रभाव और भी गंभीर हो जाएंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान के कारण कवक जनित संक्रमण तेज़ी से ध्रुवों की ओर फैल रहे हैं। इस संक्रमण के ध्रुवों की ओर फैलने की गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति वर्ष है। ठीक, उदाहरण के लिए गेहूं के तने से संबंधित रतुआ रस्ट संक्रमण आमतौर पर उष्णकटिबंधीय देशों में अधिक देखे गए हैं। हालांकि वर्तमान में ये संक्रमण जो है इंग्लैंड और आयरलैंड में भी पाए गए हैं। इसके अलावा उच्च तापमान कवक संक्रमण के कवक रोगजनक के नए वेरिएंट के विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा एकल फसली मोनोकल्चर पद्धति ने कवक को तेज़ी से विकसित होने और कवकनाशी के प्रतिरोध को विकसित करने में समर्थ बनाया है। कृषि में कवक रोधियों के उपयोग में होने वाली वृद्धि से कवकनाशी के प्रति अधिक प्रतिरोधी रोगजनकों का विकास हो रहा है। फसलों में कवक जनित रोग खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है।
इसके अलावा अगला टॉपिक है गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCD। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCD क्या है, सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अगला टॉपिक की ओर बढ़ गए हम। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने राष्ट्रीय गैर संचारी रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हेतु रणनीतिक परिचालन निर्देश 2023 से 2030 जारी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने जो राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम जो निकाला है यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCD हेतु रणनीतिक परिचालन दिशा निर्देश 2023 से 2030 जारी किया। इस दिशा निर्देश का उद्देश्य भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रबंधन करना है। इस दिशा निर्देशों के बारे में समझें तो इस दिशा निर्देशों को विश्व उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन दिवस के अवसर पर G20 को ब्रांडेड कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जारी किया गया है। दिशा निर्देश के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालेंगे। इससे पहले G20 को जो ब्रांडेड कार्यक्रम है उसको समझ लेते हैं। G20 को ब्रांडेड कार्यक्रम के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा शुरू की गई अन्य पहलें 75-25 पहल की शुरुआत। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनकी सहायता से उच्च रक्तचाप और मधुमेह रोग वाले 75 मिलियन लोगों को 2025 तक मानक देखभाल की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 75 मिलियन लोगों को 2025 तक, तो 75-25 का अर्थ समझ में आया। 75 मिलियन लोगों को 2025 तक मानक देखभाल सुविधा प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की सहायता से रक्तचाप हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज़ हो, इन वाले लोगों को ये तय किया गया। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत जो NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो हैं यानी कि गैर संचारणीय जो रोग हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज को विश्व में सबसे बड़े स्तर पर कवर किया जाएगा। सशक्त पोर्टल इसे जो है 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा अधिकारियों को NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए मानक उपचार यानी वर्क फ्लो पर प्रशिक्षित करने हेतु शुरू किया गया है। यह पहल समुदाय के निकट स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने हेतु शुरू की गई हैं। अब हम इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाल देते हैं। दिशा निर्देश के मुख्य बिंदु पर नज़र डालें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी NCD मतलब NCD पर नियंत्रण के लिए प्राथमिक या माध्यमिक रोकथाम नैदानिक सहायता पर ध्यान दिया जाएगा। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि NPCDCS, इसको हम कह सकते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक, तो कैंसर उसके लिए है, तो ये अलग हैं। ये जो है वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर, इसके अलावा डिजीजेज एंड स्ट्रोक जो है इसमें शामिल हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक इसमें शामिल है। कैंसर भी, डायबिटीज़ भी शामिल है। उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल को लेकर के नेशनल प्रोग्राम है, यानी कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम किसके लिए है? रोकथाम और नियंत्रण के लिए। किसके नियंत्रण रोकथाम के लिए? कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक। तो इसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कंट्रोल एंड स्ट्रोक।
नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किसके लिए? कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। तो कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग नियंत्रण के लिए कार्यक्रम, इसका नाम बदल दिया गया। इसका अब नाम क्या होगा? राष्ट्रीय गैर संचारी रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि NPNCD। इसका नाम क्या होगा अब नाम होगा राष्ट्रीय गैर संचारी रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो इतना लंबा नाम बदल करके इसका शॉर्ट नाम कर दिया, बहुत अच्छा काम किया, मुझे अच्छे से याद होगा अब। इसके अलावा इस कार्यक्रम के दायरे का विस्तार और इसमें निम्नलिखित को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत शामिल कौन किया गया है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि COPD और अस्थमा को। इसके अलावा गैर मादक वसा युक्त यकृत रोग, यानी कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिसको हम NAFLD कहते हैं, नाफिड। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, यानी कि PMNDP। इसके अलावा साथ ही व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, यानी NCD, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज नामक पोर्टल बना करके CPHCNCD जो है पूरा नाम इसका है, इसका नाम बदल करके NCD पोर्टल कर दिया गया है, राष्ट्रीय NCD पोर्टल, यानी नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज पोर्टल। यह पोर्टल 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी के बीच फैले 5 कॉमन NCD, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रति जोखिम आकलन और स्क्रीनिंग को सक्षम बनाता है। इन 5 कॉमन NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में शामिल कौन कौन से हैं? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख और स्तन और सर्वाइकल कैंसर। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में समझते हैं। गैर संचारी रोग जिनको हम कहते हैं, NCD को स्थायी रोग यानी क्रॉनिक डिजीज़ के रूप में जाना जाता है। ये रोग लंबे समय तक बने रहते हैं। ये कई कारकों के चलते उत्पन्न होते हैं, जैसे आनुवंशिक, शारीरिक, परिवेश या व्यवहार संबंधी कारक। NCD एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होते हैं, इसलिए तो ये गैर संचारी हैं। गैर संचारी रोगों में कौन कौन शामिल हैं या क्या है, इसमें समझते हैं। 4 प्रमुख प्रकार हैं, एक अन्य प्रकार भी इसका है। 4 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? हृदय तथा रक्त वाहिकाओं संबंधी कार्डियोवैस्कुलर रोग जो होते हैं वो गैर संचारी रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज समझे जाते हैं। कैंसर भी इसमें शामिल है, दीर्घकालिक श्वसन रोग भी और मधुमेह भी। ठीक है, अन्य प्रकार देखें तो उच्च रक्तचाप, इसके अलावा डिसलिपिडेमिया, इसके अलावा डिसलिपिडेमिया, इसके अलावा मोटापा, इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इसके अलावा रूमेटिफाइड आर्थराइटिस, इसके अलावा सेरेब्रोवास्कुलर, इसके अलावा डीजेनरेटिव डिस्क रोग, इसके अलावा सर्कोपेनिया, इसके अलावा कमज़ोरी एवं अवसाद, इसके अलावा मानसिक हानि, इसके अलावा न्यूरो डीजेनरेटिव रोग इसमें शामिल हैं। गैर संचारी रोगों के कारक क्या होते हैं? व्यवहार संबंधी जोखिम कारक और व्यवहार संबंधी जोखिम कारक। देखिए कौन से व्यवहार संबंधी जोखिम कारक इसमें शामिल हैं, ध्यान दीजिएगा। अस्वास्थ्यकर आहार जैसे कि जंक फूड, इसके अलावा सुस्त जीवन शैली के कारण शारीरिक गतिविधियों में कमी, इसके अलावा फेफड़ों के अधिकांश कैंसर तंबाकू के सेवन से होते हैं, इसके अलावा शराब के सेवन से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि होते हैं, इसके अलावा कम व्यायाम के कारण रक्तचाप बढ़ता है, इसके अलावा धूम्रपान, अस्वास्थ्यकर आहार आदि के कारण कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है, इसके अलावा अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से मोटापा बढ़ता है, इसके अलावा तनावपूर्ण जीवन, कम नींद लेने के कारण ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। NCD के प्रभाव देखें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रभाव। NCD दुनिया में होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। गरीब आबादी के प्रतिशत में वृद्धि होती है इससे। इसके अलावा 2050 तक NCD के कारण लगभग $47 ट्रिलियन के आर्थिक नुकसान का अनुमान है। NCD के उपचार के लिए परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है, श्रम बल की उपलब्धता और उनकी उत्पादकता में कमी आती है। NCD से यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि गैर संचारी रोगों से जुड़े आंकड़े देखें तो
WHO के अनुसार भारत में होने वाली कुल 66% मौतें जो हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि NCD के कारण होती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में होने वाली कुल मौतें जो हैं 71% मौतें जो हैं कुल मौतों में से दुनिया की कुल मौतों में से 71% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण होती हैं और भारत में यह आंकड़ा जो है 66% हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में कार्डियोवैस्कुलर रोगों से लगभग 25.66 लाख लोगों की मौत हो गई थी, कार्डियोवैस्कुलर रोगों से। इसके अलावा WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में दीर्घकालिक श्वसन रोग के कारण 11.46 लाख लोगों की मौत हुई थी। अब हम संचारी और गैर संचारी रोगों में अंतर समझते हैं। सबसे पहले हम कारण समझेंगे, फिर रोग प्रसारक एजेंट समझेंगे, फिर वंशानुक्रम की भूमिका समझेंगे, फिर रोग के प्रकार समझेंगे, फिर उपचार समझेंगे और उदाहरण समझेंगे। संचारी रोगों के कारण देखिए, संचारी रोगों के कारण और गैर संचारी रोगों के कारण क्या है। अत्यधिक संक्रमण जो होते हैं, संक्रामक रोगाणु और अन्य वाहक इन रोगों के कारण प्रसार के कारण फैलते हैं, ये कारण है संचारी रोगों के। गैर संचारी रोगों के कारण क्या है। इन रोगों के कारणों में एलर्जी, कुपोषण, आंतरिक कारकों जनित बीमारी, इसके अलावा जीवन शैली और परिवेश में परिवर्तन, असामान्य कोशिका वृद्धि आदि शामिल हैं। अब देखिए, संचारी रोग में रोग प्रसारक एजेंट क्या हैं, विषाणु और जीवाणु हैं। गैर संचारी में रोग प्रसारक एजेंट कोई नहीं होता है। इसके अलावा संचारी रोगों के वंशानुक्रम की भूमिका देखें तो ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, ठीक। और गैर संचारी रोगों को देखें तो ये भी प्रसारित होते हैं। रोग का प्रकार देखें संचारी रोगों में तो बहुत जल्दी विकसित होते हैं और गंभीर रूप से संक्रमित करते हैं, ठीक। गैर संचारी रोग जो हैं समय के साथ साथ विकसित होते हैं और लंबे समय तक रहते हैं, ये घातक रोग हैं। उपचार देखें संचारी रोगों का तो इनके उपचार में परंपरागत तरीके कारगर होते हैं और गैर संचारी में जो हैं विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ती हैं, सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ सकती हैं। इसके अलावा संचारी रोगों के उदाहरण देखें तो जैसे TB है, मलेरिया है, ये संचारी रोग हैं, ये फैलते हैं आगे से आगे। जबकि गैर संचारी रोग जो हैं अल्जाइमर रोग हैं, उच्च रक्तचाप हैं, इसके अलावा अस्थमा है, कैंसर है, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। अब भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से निपटने में आने वाली चुनौतियां देखते हैं तो चुनौतियों को कई बिंदुओं के माध्यम से समझने वाले हैं। प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी, कम बजट आवंटन और उपयोग, अकुशल या अनुप्रयुक्त कार्यान्वयन योजनाएं, इसके अलावा दवाइयों को सही तरीके से नहीं लेना, इसके अलावा बदलती जीवन शैली भी इसमें शामिल हैं। प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी NCD से निपटने में आने वाली चुनौतियों की पहली चुनौती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अनुसार देश में प्रति 1457 आबादी के लिए केवल एक डॉक्टर उपलब्ध है। 1457 जनों के लिए एक डॉक्टर उपलब्ध है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO के अनुसार प्रति 1000 आबादी के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए जी। तो ये आंकड़ा जो है 457 का थोड़ा ज़्यादा है WHO के अनुसार नहीं, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा दूसरी चुनौती है NCD से निपटने में, वो है कम बजट आवंटन और उपयोग। उदाहरण के लिए केंद्रीय बजट 2023 से 24 में NCD यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के नियंत्रण के लिए कार्यक्रमों में 289 करोड़ रुपए तक की कटौती की गई है, जबकि पिछले वर्षों में 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसके अलावा अकुशल या अनुप्रयुक्त कार्यान्वयन योजना, उदाहरण के लिए व्यापक सूचना पूल व प्रबंधन सूचना प्रणाली का अभाव है। इसके चलते राष्ट्रीय NCD कार्यक्रम की पहुंच और कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की कुशलता से निगरानी नहीं हो पाती है। दवाइयों का सही तरीके से नहीं लेना, उदाहरण के लिए कुल रोगियों में से आधे रोगी डॉक्टर की सलाह के उपचार नहीं करते हैं और दवा लेने वाले 1/3 रोगी डॉक्टर द्वारा कहे जाने से पहले ही अपना उपचार बंद कर देते हैं। बदलती जीवन शैली, शहरी क्षेत्रों में जीवन शैली सुस्त होने के कारण ऐसा हो रहा है। साथ ही ये अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों और शराब उद्योग की आक्रामक मार्केटिंग रणनीतियों से प्रेरित हैं। अब हम समझते हैं NCD पर अंकुश लगाने के लिए भारत द्वारा की गई पहलें, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी गैर संचारी रोग या असंक्रमणीय रोग इसको हम कहते हैं। देखिए, NPCDCS इसे 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शुरू किया गया था 2010 में। इस कार्यक्रम को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसे कॉमन NCD की नैदानिक उपचार के लिए लागू किया जा रहा है। दूसरा जो पहल है वो है राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना।
इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा यानी कि MOHFW द्वारा NCD की रोकथाम नियंत्रण के लिए WHO वैश्विक कार्य योजना 2013 से 2020 के ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कार्य योजना इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर NCD के कारण होने वाली असामयिक मौतों की संख्या 2025 तक जो है 25% उसमें कमी लाना, ये इस राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य है। इसके अलावा अगले पहले निवारक कदम सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य कल्याण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोगी की पहचान कर उचित जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा करके NCD के प्रति निवारक उपाय किए जा रहे हैं। इसके लिए आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ वेलनेस सेंटर की योजना की सहायता से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद स्वस्थ आहार FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके द्वारा चलाए जा रहे ईट राइट इंडिया अभियान की सहायता से स्वस्थ भोजन को बढ़ावा दिया जा रहे हैं। यह स्वस्थ आहार योजना को विकसित करने में मदद करेगा और NCD की संभावना को कभी कम करेगा। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि में सुधार लाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2023 से 2024 और आउटकम आधारित बजट सरकार ने पहली बार उच्च रक्तचाप और मधुमेह के उपचार की निगरानी के लिए परिणाम आधारित संकेतकों यानी आउटपुट इंडिकेटर्स का प्रयोग शुरू कर दिया है। यह उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसे रोगों से जुड़ी कवरेज बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब देखिए NCD की रोकथाम हेतु सुझाव देखें तो बहुहितधारक दृष्टिकोण को अपना करके, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सुधार करके, इसके अलावा समुदायों को शामिल करके, इसके अलावा प्रभावी नीतियों और विनियमों को लागू करके, इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करके, इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे करके, इसके अलावा NCD रोकथाम पर ध्यान दे करके हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो देखिए बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाकर उदाहरण के लिए नागरिक समाज जागरूकता बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में शिक्षित करने में मदद करके, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करके, इससे किफ़ायती दवाओं और आवश्यक चिकित्सा सेवाओं तक आवश्यक सेवाओं के साथ साथ गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल तक जो है पहुंच में सुधार हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने से NCD को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने और इलाज करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा समुदायों को शामिल करके यानी कि NCD की रोकथाम के लिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी कि असंक्रमणीय रोग जो हैं उनकी रोकथाम और प्रबंधन के समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए। यह प्रभावी तरीके से लोगों में जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को आसान बना सकता है। इसके अलावा प्रभावी नीतियों और विनियमों को लागू करके भी NCD की रोकथाम की जा सकती हैं। ऐसी नीतियों और नियमों को लागू किया जाना चाहिए जो तंबाकू एवं शराब के उपयोग सहित NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के जोखिम कारकों को सीमित करती हों। ये नियम इन बीमारियों को रोकने में कारगर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए तंबाकू और शराब उत्पादों पर कर की दर जो है बढ़ा देनी चाहिए। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना, NCD के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहयोग लिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र भी उल्लेखनीय भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, NCD के नियंत्रण में तेजी लाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में देशों को एक नया और प्रभावी क्षेत्रीय रोडमैप बनाने की आवश्यकता है। NCD की रोकथाम पर ध्यान देना, रोकथाम के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें अच्छा भोजन करने, व्यायाम करने और कल्याणकारी गतिविधियों की सहायता से जीवन शैली बदलाव शामिल है। अब सबसे पहले हम समझते हैं NCD की रोकथाम के लिए वैश्विक पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD की पर वैश्विक समन्वय तंत्र WHO ने अपनी देखरेख में शुरू किया है। इसे वैश्विक समन्वय तंत्र को इसके लिए WHO सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, अन्य संगठनों के बीच कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने रोकथाम और नियंत्रण के जरिए स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा मिलता है। NCD डेटा पोर्टल देखें तो WHO ने इस पोर्टल का उद्देश्य NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उनके जोखिम कारकों से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना और देशों द्वारा शुरू की जाने वाली कार्रवाई के लिए जवाबदेही तंत्र मजबूत करना है। अब हम समझते हैं जेनेरिक ड्रग्स यानी दवाएं
तो हमारा चौथा टॉपिक है ये